हेलो स्टूडेंट्स, सो एज यू नो आज का ऑनगोइंग टॉपिक है क्वेश्चन एंड आंसर्स रिलेटेड टू कोरोना वायरस। तो आपने हर जगह सुना होगा कोरोना वायरस के बारे में। आप कोई भी न्यूज़ चैनल खोल लीजिए या न्यूज़पेपर ओपन कर लीजिए तो आपको कोरोना वायरस को ही देखने को मिलेगा। तो दिस इज़ द करंट टॉपिक जो आजकल चल रहा है। सो इट इज़ पॉसिबल कि आप जब क्वेश्चन अपने अटेंड करें तो यू विल फाइंड सम क्वेश्चंस। तो यहाँ आपको सारे क्वेश्चंस का एक जिस्ट मिलेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस इकट्ठे करके एक ही तरफ दिए गए हैं विद देयर एक्सप्लेनेशन सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर यू टू अटेम्प्ट देम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चंस। So, our first question is, which of the following statement is or are correct about फेविपिराविर? Now, what is फेविपिराविर? फेविपिराविर एक ड्रग जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तो जब उसकी ट्रीटमेंट मोडालिटी शुरू हुई थी तब आपने ये नाम काफ़ी सुना होगा, फेविपिराविर। तो अब इसके बारे में ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट है। तो इज़ और आर का मतलब है एक भी करेक्ट हो सकती है और एक से ज़्यादा भी करेक्ट हो सकती है। सो ये जो क्वेश्चन है इनको आपको बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना होता है, एक एक लाइन को बहुत अच्छे से पढ़ना होता है। जिसमें ये ऑल ऑफ दी अबव होना तो उनमें हर लाइन को अच्छे से पढ़ना चाहिए बिकॉज एक नोट आते ही पूरी लाइन का मतलब बदल जाता है। सो ऑप्शन ए इज इट इज़ एन एंटीवायरल कोविड-19 ड्रग। ऑप्शन बी, एंटीवायरल का मतलब है जो वायरस के अगेंस्ट यूज़ होती है। तो यू नो कि जो कोविड-19 जो डिज़ीज़ है वो कोरोना वायरस की वजह से है, तो ये एक एंटीवायरल ड्रग ही है। दैट इज़ वाई हमने इसके बारे में इतना न्यूज़पेपर में पढ़ा है। सो फेविपिराविर इज़ एन एंटीवायरल कोविड-19 ड्रग. Option B is Glenmark Pharmaceuticals under the branch named FabiFlu has launched an antiviral drug which is named Favipiravir. Option C is it is India's first COVID-19 drug launched priced at ₹103 per tablet. So अगर आप बहुत ध्यान से फॉलो कर रहे हैं कोरोना वायरस को तो यू वुड अंडरस्टैंड कि ये तीनों स्टेटमेंट ही सही हैं, राइट कि ये एक एंटीवायरल ड्रग है और इस एंटीवायरल ड्रग को बनाने वाली कंपनी का क्या नाम है? ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स। और इसने किस ब्रांड नेम के अंदर बनाया था इस ड्रग को? फेबीफ्लू। तो सबसे पहले जो ट्रीटमेंट मोडालिटी, हालांकि ये भी इतनी सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन जब ट्रीटमेंट की तरफ स्टेप्स लिए गए थे तो सबसे पहले यही ड्रग था जो कि लॉन्च किया गया था, राइट, एंड इट वॉज प्राइस्ड एट ₹103 पर टेबलेट. So all the 3 statements about this drug is true. So what would be the answer? The answer will be all the above are correct, right? So फेविपिराविर इज़ एन एंटीवायरल कोविड-19 ड्रग और इसी फार्मास्यूटिकल्स नेम ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ने इसको लॉन्च किया था और ये पहली ड्रग थी जो इंडिया में लॉन्च हुई थी। ड्रग यानी कि टैबलेट्स, राइट, ड्रग फॉर्म में, टैबलेट फॉर्म में जो सबसे पहली ट्रीटमेंट मोडालिटी आई थी उसका नाम था फेविपिराविर. सो विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज how many countries, areas or territories are suffering from novel corona outbreak in the world? Now what does, यहाँ आपको क्वेश्चन तो समझ आ गया होगा लेकिन ये नोवेल का क्या मतलब है? तो नोवेल वर्ड अगर आ भी जाता है कोरोना वायरस के आगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिकॉज नोवेल वर्ड होता है कि अगर एक तरह का कोई एक स्ट्रेन वायरस का एक पर्टिकुलर डिजीज़ को कॉज कर रहा हो तो हम उसके लिए वर्ड यूज़ कर देते हैं नोवेल. तो यहाँ पे कोरोना वायरस जो कोविड-19 को फैला रहा है तो उस वायरस को का जो आउटब्रेक है यानी कि वो वर्ल्ड में कितनी कंट्रीज़ में फैला है तो हम एग्जैक्टली अब आप देखिए यहाँ ऑप्शंस है मोर देन 50, मोर देन 100, मोर देन 150 एंड मोर देन 200. तो ये ओवरऑल वर्ल्ड फैला हुआ है तो इट इज़ वेरी इजी कि आप बता सकते हैं इसमें मोर देन 200 कंट्रीज़ यानी कि 200 कंट्रीज़ जो हैं वर्ल्ड में उनसे ज़्यादा में कोरोना वायरस जो है वो फैल गया है. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज पैंडेमिक, राइट. तो पैंडेमिक डिजीज़ बोला है हमने कि कोरोना वायरस इज़ अ पैंडेमिक डिजीज़, तो इसे पैंडेमिक इसीलिए बोला गया था. नाउ देयर आर 2 टर्म्स, एपिडेमिक एंड पैंडेमिक. तो एपिडेमिक का मतलब है जब एक ही रीजन में, एक पर्टिकुलर कन्फाइंड रीजन में कोई डिजीज़ है वो फैलती है वाइल रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में वो उस समय नहीं है, एट द सेम टाइम वो नहीं फैल रही है. तो एक समय में वो एक ही तरफ है, एक ही टेरिटरी में है या एक ही कंट्री में है, तो इसीलिए हम वर्ड यूज़ करेंगे एपिडेमिक. एंड पैंडेमिक इसे इसलिए बोला गया है क्योंकि ये साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे
पूरे वर्ल्ड को इसने अफेक्ट किया है, दैट इज़ वाई कोरोना इज़ अ पैंडेमिक डिजीज़। तो डेमिक का मतलब होता है जब डिजीज़ कॉज होती है, सो एपिडेमिक एंड पैंडेमिक, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म्स। नाउ अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, around 216 countries. So according to WHO, that is World Health Organization, around 216 countries जो हैं या एरियाज़ या टेरिटरीज़, तो 216 कंट्रीज़ में जो कोरोना वायरस है वो फैल चुका है। आउटब्रेक इन द वर्ल्ड टिल 11 जून 2020 तक जो है 216 कंट्रीज़ में वो फैल चुका था। तो अगर हम इन ऑप्शंस को देखें तो 216 हमें नहीं है ऑप्शन में, तो वी हैव मोर देन 200, तो विल मार्क। तो जब भी ऐसे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस हो तो जितना नियर वैल्यू पे आप जा सकते हैं आपको वो आंसर मार्क करना है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ स्टडी which cells are found in COVID-19 patients bode well for long term immunity। Now एक स्टडी मतलब जब कोरोना वायरस की स्टडी की गई है कि जो पेशेंट्स रिकवर हो रहे हैं या जो पेशेंट्स हैं जो इतने ज़्यादा सिम्टम्स उनमें नहीं शो होते, तो उनकी बॉडी में ऐसी कौन सी चीज़ है जो बोर्ड वेल का काम करता है। बोर्ड वेल का मतलब होता है कि जब कोई चीज़ आपके फेवरेबल काम करती है, ठीक है, तो जो चीज़ आपको फेवर देती है, आपके हित में काम करती है, आपके फेवरेबल काम करती है, उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं बोर्ड वेल। तो ये कोई बहुत ज़्यादा साइंटिफिक टर्म नहीं है, राइट, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो कोविड-19 के पेशेंट्स में ऐसे कौन से सेल्स हैं जो बोर्ड वेल का काम करते हैं फॉर लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी, जिनको इम्यूनिटी प्रोवाइड करानी है। तो इम्यूनिटी का क्वेश्चन है, तो यू नो कि इम्यूनिटी प्रोवाइडिंग सेल्स कौन कौन से हैं। तो वी विल गो टू द ऑप्शंस। नाउ यू हैव पी सेल्स, यू हैव डी सेल्स, you have T cells and you have endothelial cells. So I hope you are clear कि P cell, D cell जैसा तो कभी आपने कुछ सुना ही नहीं होगा इम्यूनिटी से रिलेटेड। So A and B are not the options. Now remaining is T cell और endothelial cells. अब endothelial cells क्या है? endothelial cells moving to the circulatory system, जो blood vessels की जो लाइनिंग है उसको हमने endothelium कहा था। तो क्या ब्लड वेसल की जो लाइनिंग है यानी कि एंडोथीलियम है उसका कुछ कनेक्शन है इम्यूनिटी से? नो। तो ए, बी और डी तो वैसे ही ऑड वन आउट है। तो इफ़ यू रिमेंबर इम्यूनिटी का कनेक्शन है हमारे WBCs के साथ, और WBCs में यू हैव ग्रैनुलोसाइट्स एंड ए ग्रैनुलोसाइट्स। तो ए ग्रैनुलोसाइट्स में यू हैड मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। तो उसमें जो लिम्फोसाइट्स थे ना, दे वर इम्पॉर्टेंट, दे प्ले द रोल टू प्रोवाइड इम्यूनिटी टू द बॉडी। उसमें भी तो यहाँ पे कौन सा लिम्फोसाइट आपको देखने को मिल रहा है? टी सेल्स। यू हैव बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स, राइट, 2 टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स आर देयर इन आवर बॉडी। सो जो टी सेल्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं इम्यूनिटी प्रोवाइड कराने के लिए। So we'll see the explanation. So the answer is T cell. T cells are known as immune warriors, help us to fight some viruses. तो T cells को हम immune warriors के नाम से भी जाते हैं because they provide immunity against certain viruses. तो particularly अगर हम कोरोना की बात करें, कोरोना वायरस की बात करें, तो they are important for battling SARS-CoV-2. Now what is SARS-CoV-2? ये वायरस का नाम है। कोविड जो है वो वायरस, कोविड-19 जो है वो डिजीज़ का नाम है, कोरोना जो है वो वायरस का नाम है। अब इसको कोरोना क्यों कहा गया है वो भी हम आगे देखेंगे, बट एक्चुअल जो नेम है उस वायरस का वो है SARS-CoV-2। SARS-CoV-2 का क्या मतलब है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। सो जो टी सेल्स हैं वो इस वायरस के अगेंस्ट जो है अच्छी खासी इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं। तो दैट हैज़ बीन, अब वो क्या इसका मैकेनिज़्म है वो इतना अभी क्लियर नहीं है, वो देखा जा रहा है, लेकिन ये पाया गया है कि जो टी सेल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इम्यूनिटी प्रोवाइड कराने में अगेंस्ट द कोरोना वायरस। एंड रिसर्च इज़ गोइंग ऑन एंड मे बी देखते हैं आगे क्या होता है। ट्रीटमेंट के लिए भी चल ही रहा है, तो इसके रीज़न के लिए भी चल ही रहा है कि टी सेल्स किस तरीके से, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अभी क्लियर नहीं है, लेकिन ये पाया गया है कि टी सेल्स जो है वो हेल्प करते हैं टू प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट कोरोना वायरस। सो विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ
Name a clinical trial in which blood is transfused from recovered COVID-19 patients to a coronavirus patient who is in critical condition. अब क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा है, लेट अस अंडरस्टैंड कि ये क्या कहना चाह रहा है. तो एक क्लिनिकल ट्रायल, सो व्हाट डज क्लिनिकल ट्रायल का क्या मतलब है कि क्लिनिकल ट्रायल जब भी कोई ट्रीटमेंट लॉन्च होता है, जब भी कोई वैक्सीन लॉन्च होती है या कोई ऐसी चीज़ भी आपको वो ट्रीटमेंट एज अ ट्रीटमेंट यूज़ करनी है, तो उसके काफ़ी सारे ट्रायल्स होते हैं, है ना. आपने सुना होगा कि माइस में ये एक्सपेरिमेंट किया गया या मंकी पे ये एक्सपेरिमेंट किया गया. फिर उसके बाद जब एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है, जब वो वहाँ सक्सेसफुल होता है, तो वो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल पे उसको एक्सपेरिमेंट किया जाता है. सो दैट इज़ कॉल्ड एज क्लिनिकल ट्रायल. नाउ अब एक क्लिनिकल ट्रायल जो है वो कोविड-19 के केस में भी चला था, तो आपको उस क्लिनिकल ट्रायल का नाम बताना है. अब उस क्लिनिकल ट्रायल में हुआ क्या था कि जो भी कोरोना पेशेंट्स ऑलरेडी अफेक्टेड थे, ठीक है, जो ठीक होकर क्योर होकर घर जा चुके हैं, उनसे क्या लिया गया था, उनको बोला गया था कि आप आए, जो ट्रीट हो चुके हैं वो आए, और जो ऑलरेडी जो इल पेशेंट्स हैं, जो कोरोना के सीरियस पेशेंट्स हैं, तो उनको उनसे कोई ऐसी चीज़ एक्सट्रैक्ट की गई थी जो ऑलरेडी इल पेशेंट्स को दी गई थी, जिसकी वजह से मार्क्ड इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा. तो ये भी बहुत दिल्ली का आपने काफ़ी सुना होगा, ठीक है. अपने अगर आप यहाँ जयपुर में भी बात करें, कोटा में बात करें, तो ये रेडियो पे भी काफ़ी बजता रहता है कि जो ठीक हो चुके हैं वो आगे आएँ, वॉलंटियर करें. सो वो कौन सा ट्रीटमेंट है, प्लाज्मा थेरेपी. सो यू माइट हैव हर्ड, कहीं ना कहीं आपने सुना ही होगा कि प्लाज्मा थेरेपी का नाम आता ही आता है. नाउ ये प्लाज्मा थेरेपी में किया क्या गया था, क्यों जो ऑलरेडी पेशेंट सही हो चुके हैं उनको क्यों ब्लड डोनेट करने के लिए कहा गया. तो यू नो कि जो प्लाज्मा है वो ब्लड का एक कंपोनेंट है, राइट. तो जो ऑलरेडी ठीक हो चुके हैं पेशेंट्स, यानी कि उनके ब्लड में, उनके प्लाज्मा में क्या हो चुका है, कोरोना वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं, है ना. ऐसे ही नॉर्मल ऐसे ही होता है ना, जो डिजीज़ हमें लाइफ में एक बार होती है वो किस वजह से, लाइक चिकन पॉक्स है कि वो एक बार आपको हुई, आपकी बॉडी में उसके लिए एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं. तो अब जब दोबारा वो आपको डिजीज़ होगी, तो वो एंटीजन आएगा, वो वायरस आएगा, तो वो एंटीबॉडीज़ क्या करेंगी, उसको खा जाएंगी, उसको उसके साथ कॉम्प्लेक्स करके, तो उसको जो है अपना इफ़ेक्ट नहीं शो करने देगी. तो लाइकवाइज जो लोग कोविड से सफ़र करके, कोरोना वायरस से सफ़र कर ठीक हुए हैं, उनकी बॉडी में इस वायरस के अगेंस्ट ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ आ चुकी हैं. तो क्या करती है गवर्नमेंट, क्या कर रही है, लोगों से रिक्वेस्ट कर रही है कि जो लोग ठीक होकर जा चुके हैं वो अपना ब्लड डोनेट करें, ताकि उसमें से प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट करके, उस प्लाज्मा को क्यों एक्सट्रैक्ट करना है, बिकॉज इट हैज़ ऑलरेडी प्रेजेंट एंटीबॉडीज़ जो कि कोरोना वायरस के अगेंस्ट है. तो वहाँ से प्लाज्मा उन एंटीबॉडीज़ को लेकर जो लोग सफ़र कर रहे हैं, सीवियर केसेस में, उनमें वो डाल देते हैं. तो वो एंटीबॉडीज़, आप रेडीमेड एंटीबॉडीज़ डालोगे तो क्या होगा, वो वायरस के अगेंस्ट लड़ने का काम करेंगी. तो द नेम इज़ प्लाज्मा थेरेपी, यही है इसका जो मैकेनिज़्म है काम करने का. नाउ ऑप्शंस आर प्लाज्मा थेरेपी, सेकेंड वन इज़ सॉलिडारिटी, देन थर्ड इज़ रेमडेसिविर, एंड देन इज़ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन. तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और रेमडेसिविर तो मेडिसिन्स हैं, आपने सुना होगा, जो बाद में आई थी. देन सॉलिडारिटी तो नहीं है. तो व्हाट इज़ द आंसर, द आंसर इज़ प्लाज्मा थेरेपी. ये आपने ज़रूर सुना होगा, इट इज़ अ वेरी कॉमन क्वेश्चन. नाउ द आंसर इज़ प्लाज्मा थेरेपी. तो प्लाज्मा थेरेपी या कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी इसका दूसरा नाम है. ये एक ऐसा क्लिनिकल ट्रायल है जिसमें कि जो पेशेंट रिकवर हो चुके हैं उनसे ब्लड लिया जाता है, वो लोग ब्लड डोनेट करते हैं, उस ब्लड में से प्लाज्मा को अलग किया जाता है, प्लाज्मा में से एंटीबॉडीज़ को अलग किया जाता है, और उन एंटीबॉडीज़ को जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं, जो ठीक नहीं हो रहे हैं, उनमें दिया जाता है. सो प्लाज्मा थेरेपी अपने आप में बहुत बेनिफिशियल है, वो काम तो कर रही है, लेकिन अब इसमें क्या है, हमें कोई ऐसा ट्रीटमेंट चाहिए कि जो इंसान है या जो बंदा है उसको कोरोना वायरस अफेक्ट ही ना करे. लाइक जैसे दूसरी वैक्सीन हम देते हैं बचपन में, कुछ इंटरवल्स में, उसमें क्या है, वो आपको डिजीज़ होती ही नहीं है ना लाइफ लॉन्ग. तो लेकिन जो प्लाज्मा थेरेपी है ना, उसका बेसिस ये है कि जिसमें है ऑलरेडी, मतलब जो क्रिटिकली इल है, उसी को ही हम ये दे रहे हैं. तो हमें अभी एक ऐसा
नो डाउट ये फ्रूटफुल है, ये बेनिफिशियल है, लेकिन अब इसमें क्या चाहिए, जो लोग ट्रीट हो चुके हैं वो, और जो लोग क्रिटिकली इल हैं वो। तो जो लोग अभी नॉर्मल हैं, जिनको सिम्टम्स नहीं है, जो अभी अफेक्टेड नहीं है, तो वो तो फिर भी प्रोन है क्या कि उनको कोरोना वायरस हो चुका है। तो ये बेनिफिशियल है अगर हम देखें पेशेंट वाइज, लेकिन अगर हम इसे देखें कि आम जनता में इस थेरेपी को अभी यूज़ करना मुश्किल है, क्योंकि जब तक अफेक्ट नहीं होगा तब तक हम इस थेरेपी पे क्यों जाएंगे, राइट। सो द आंसर इज प्लाज्मा थेरेपी। Now, next question is how does coronavirus transmit? तो ये भी पता है, गवर्नमेंट अपने एड्स दे दे के थक गई है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सो वेरी इजी क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज हाउ डज कोरोना वायरस ट्रांसमिट। ट्रांसमिट का मतलब क्या होता है, फैलता कैसे है। तो कोरोना वायरस कैसे फैलता है, तो ऑप्शन ए इज व्हेन अ पर्सन स्नीजेस और कफ, droplets spread in the air or fall on the grounded and nearby surfaces। तो ऑप्शन ए ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको कोरोना वायरस है, अगर वो छींकता है या खांसता है अपना मुंह बिना ढके हुए, तो क्या होगा, वो जितनी भी सिक्रीशंस होंगी जो कफ के टाइम निकली हैं, स्नीज के टाइम निकली हैं, जो ड्रॉपलेट्स हैं, या तो वो एयर में ही रह जाएंगी या वो आसपास के जो सरफेसेस हैं उन पे सेटल हो जाएंगी। तो एयर में है तो जो दूसरा बंदा अगर पास खड़ा है, दूसरा व्यक्ति उसके पास खड़ा है, तो वो उसको कैच कर लेगा। या फिर अगर वो सरफेसेस पे सेटल हो गया है, तो अगर उसने उन सरफेसेस को टच किया है, उनको हाथ लगाया, जैसे कि पेन है या ये डोर का नॉब है, डोर के हैंडल्स हैं, जब भाई वो बार बार हाथ धोने हैं तभी तो हम कहते हैं। तो अगर उन चीज़ों पे सेटल हो गया है और अगर दूसरे व्यक्ति ने उसे हाथ लगा लिया है, तो इस तरीके से फैल सकता है। दिस इज़ ऑप्शन ए। Now option B is if another person is nearby and inhales the droplets or touches these surfaces and further touches his face, eyes or mouth, he or she can get an infection। तो वही मैंने बोला कि जो अब जिसने स्नीज किया है या कफ किया है, तो या तो वो एयर में है या वो सरफेस पे है। अगर दूसरा पर्सन जो है उस सरफेस को हाथ लगा ले, तो वो क्या होंगे, वो ड्रॉपलेट्स उसके स्किन में आ जाएंगे, और जस्ट उनको हाथ लगाने के बाद अगर वो फेस को टच कर ले या आईज़ को रब कर ले या अपनी ओरल कैविटी के अराउंड, अपनी नेज़ल कैविटी के अराउंड अगर वो हाथ लगाता है, तो ये वायरस क्या कर सकता है, दूसरे इंसान की बॉडी में भी ट्रांसमिट, उसकी बॉडी में भी चला जाएगा, राइट। सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सो ऑप्शन सी is if the distance is less than 1 meter from the infected people। तो ये तो पहली चीज़ ही कही गई थी जब कोरोना वायरस आया था कि यू हैव टू फॉलो सोशल डिस्टेंसिंग। तो कम से कम 1 मीटर तो डिफरेंस होना ही चाहिए। दो लोग अगर खड़े हैं, तो आप कभी भी बाहर शॉपिंग मॉल्स में जाओगे तो यू विल सी कि 1-1 मीटर की गैप पे क्या है, सर्कल्स बनाए हुए हैं, ताकि आप उन सर्कल्स पे खड़े हो टू मेंटेन द सोशल डिस्टेंसिंग, है ना। तो क्या है, अगर आपका डिस्टेंस 1 मीटर से कम है किसी कोरोना अफेक्टेड पर्सन के साथ, तो भी आपको क्या होगा, कोरोना वायरस हो सकता है। क्योंकि अगर वो 1 मीटर से कम है तो ये ड्रॉपलेट्स जो हैं वो तो ट्रांसफ़र हो ही जाएंगे ना, आप से इतना पास खड़े हैं। एंड द ऑप्शन डी इज़ ऑल द अबव आर करेक्ट। सो दिस इज़ वेरी ईजी, इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। तो द आंसर इज ऑल द अबव आर करेक्ट। सो यू कैन सी कि कोरोना वायरस जो है वो तीनों ही चीज़ों से फैल सकता है ना। जो अभी हमने 3 ऑप्शंस पढ़े कि डिस्टेंस का 1 मीटर से कम होना, या जो जिस व्यक्ति को है कोरोना वायरस उसका छींकना या खांसना विदाउट कवरिंग हिज और हर फेस, हिज और हर नोज़, और अगर उसने ऐसा छींक दिया है तो ड्रॉपलेट्स है वो कहाँ रहेंगे, वो एयर में रह जाएंगे या किसी ऑब्जेक्ट में कंटामिनेट कर जाएंगे या एयर में रह जाएंगे, या अगर उसने इस तरीके से छींका है अपने हाथों को आगे रख के तो वो हाथों में आ जाएंगे। तो उसके बाद इफ़ यू शेक हैंड्स, या जो दूसरा पर्सन है वो क्या करता है, इनहेल कर लेता है क्योंकि वो बहुत करीब में खड़ा है, या फिर वो उसी कंटामिनेटेड सरफेस कोई ऑब्जेक्ट को हाथ लगा लेता है, तो वो क्या होंगे उसके हाथ में आकर। उसके बाद अगर वो अपने फेस पे टच करता है, दैट इज़ वाई हम मास्क पहनते हैं ना, कि हम बार बार हाथ ना लगाएं और छींके तो हमारे ड्रॉपलेट्स भी बाहर ना जाए एयर में। तो उसको भी क्या हो जाएगा, कोरोना वायरस से वो अफेक्ट हो जाएगा। सो ऑल द ऑप्शंस गिवन इन दिस क्वेश्चन आर करेक्ट। नाउ our next question is what happens to a person suffering from COVID-19। कि अगर किसी व्यक्ति को COVID-19 है तो उसके साथ क्या होगा या उसमें क्या होगा। Now the options are around 80% of the people will require no treatment as such and will recover on their own।
तो इसमें क्या है कि अगर कोरोना किसी को अफेक्ट किया है, कोरोना वायरस हो गया है, तो 80% ऑफ पीपल जो हैं उनको किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, वो खुद से ही ठीक हो जाते हैं कुछ दिनों बाद, है ना। उनको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है 80% लोगों को, यानी कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन को। और जो ऑप्शन बी है वो क्या कह रहा है कि अराउंड लेस देन 20% और अ स्मॉल प्रपोर्शन में नीड हॉस्पिटलाइजेशन, कि बहुत कम लोग हैं जिनको हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ता है, जिनको ट्रीटमेंट की, प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है हॉस्पिटल में। Then option C is a very small proportion basically suffering from chronic illness may need admission in an intensive care unit. So ICU is intensive care unit. तो ऑप्शन सी का क्या मतलब है कि इन दोनों के बाद भी, इन 80% और 20% में भी ज़्यादातर लोग जो हैं वो उनको नॉर्मल हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, केयर की ज़रूरत पड़ती है, और बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको आईसीयू में एडमिट करना पड़ता है। और उनको क्यों करना पड़ता है? क्योंकि वो ऑलरेडी किसी ऐसी लंबी बीमारी से चल रहे होते हैं, हमने पहले भी बात की थी इसके बारे में, जैसे कि डायबिटीज़ है या कोई रीनल फेलियर का केस है, जिसको ऑलरेडी ही कोई डिजेनरेटिव डिजीज़ है। तो कोरोना वायरस अगर उसको हो जाएगा, उसकी इम्यूनिटी को अफेक्ट करेगा, तो क्या होगा, वो अपनी इम्यूनिटी उसकी स्ट्रांग नहीं है, तो वो नहीं लड़ पाएगा, तो उसको इसके साथ साथ और इन्फेक्शंस भी कैच कर लेंगे। तो ऐसे जो लोग हैं उनको आईसीयू की ज़रूरत पड़ती है। तो कहने का मतलब कि जो कोरोना वायरस है वो एक फेटल डिजीज़ नहीं है, उससे डेथ नहीं कॉज होती अनटिल एंड अनलेस द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अ क्रोनिक इलनेस, उसको पहले से ही कोई बीमारी ना हो जो उसकी इम्यूनिटी को लोअर कर रहा हो, तो कोरोना वायरस जो है वो फेटल नहीं है। एंड द नेक्स्ट ऑप्शन इज ऑल द अबव आर करेक्ट। सो आपको पता ही है तीनों चीज़ें ही सही हैं। आपने सुना भी होगा कि किसी को कोरोना वायरस के सिम्टम्स आए, उसको क्या किया, 14 डेज़ के लिए होम आइसोलेशन में डाल दिया। थोड़े दिन बाद उसके क्या होगा, वो ठीक हो जाता है होम आइसोलेशन में, राइट। और बहुत कम लोग हैं जिनके सिम्टम्स थोड़े सीवियर थे तो उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। और जो डेथ आप देख सकते हो कि जितने अफेक्टेड पीपल हैं उससे बहुत कम लोग हैं जो डेथ वाले ग्राफ में आए हैं, मतलब डेथ बहुत कम लोगों की हुई है, उसमें भी कितने ज़्यादातर ओल्ड एज के थे। वो इस वजह से थे क्योंकि वो ऑलरेडी उनकी इम्यूनिटी, जो एज फैक्टर है उसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी भी कम है, और उनको पहले से ही काफ़ी सारी बीमारियां थी, तो उनकी बॉडी में शक्ति ही नहीं थी कि वो इस वायरस के अगेंस्ट लड़ सके, राइट। सो दिस वाज अबाउट कि जो तो दिस वाज अबाउट कि जो कोरोना वायरस है दैट इज़ नॉट फेटल, और उसके बारे में जो फीचर्स दिए हुए हैं, तो यू हैव टू स्टडी ईच एंड एवरी। और जब स्पेशली ऑल द अबव आर करेक्ट दिया हो ना, तब तो सेकंड टाइम एक सेकंड थॉट ज़रूर देना चाहिए कि ऑप्शंस क्या क्या हैं। नाउ अ पर्सन हु डेवलप्स कोविड-19, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है उनको कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, आइसोलेशन से हो जाता है उनका, सेल्फ आइसोलेशन से, तो दे रिकवर ऑन देयर ऑन। बहुत कम लोग हैं, 20% से भी कम, जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, और उससे भी बहुत कम है जिन लोगों की डेथ होती है बिकॉज दे आर ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम अ क्रोनिक इलनेस। नाउ our next question is कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ WHO, उन्होंने 11 फरवरी 2020 को एक नाम दिया था, एक डिज़ीज़ का आउटब्रेक हुआ 2019 में कोरोना वायरस की वजह से, है ना। तो उस जो कोरोना वायरस की वजह से 2019 में जो डिज़ीज़ हुई थी, तो उसका नाम WHO ने 11 फरवरी और 2020 को दिया था। तो उस डिज़ीज़ का नाम क्या है? वेरी इजी, यू कैन सी द ऑप्शंस आर कोविड-19, कोविन-19, कोNV20 और कोविड-19, ठीक है। तो चाहे इसका आउटब्रेक मतलब नाम चाहे इसका 2020 में दिया है, बट 2020 ऐसा कुछ नहीं है, तो वेरी कॉमन, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। बस क्वेश्चन को देखकर ये लग रहा है बहुत बड़ा चौड़ा है, लेकिन इसके ऑप्शंस में आप देख सकते हो कि ऐसी तो कोई डिजीज़ आपने सुनी ही नहीं है। सो द आंसर इज कोविड-19। तो कोविड-19, WHO ने उस डिज़ीज़ को जो कोरोना वायरस की वजह से हुई थी, तो उसका 11 फरवरी को नाम रखा था कोविड-19। ना कोविड-19 जो है उसकी फुल फॉर्म है कोरोना वायरस डिजीज़। सो को का मतलब है कोरोना,
VI stands for virus and D is for disease. So कोरोना वायरस डिजीज़, तो इसका जो आउटब्रेक है, इसका नाम चाहे 2020 में रखा गया हो क्योंकि तभी ये ज़्यादा फैली थी, लेकिन ये शुरू 2019 दिसंबर में ही हो गई थी, इसीलिए इट्स नेम इज़ कोविड-19. सो इट इज़ एन इन्फेक्शियस डिजीज़ कॉज्ड बाय SARS-CoV-2. इसकी फुल फॉर्म मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ वायरस की. तो वायरस का पूरा नाम क्या है? सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2. बिकॉज इसके जितने भी सिम्टम्स हैं वो ज़्यादातर आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड हैं. तो इसके नाम, जो वायरस के नाम में ही है कि वो अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कॉज करता है, तो वो आपका लंग्स को अफेक्ट करेगा. सो इट वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन दिसंबर 2019. कहाँ देखने को मिला था? वुहान में, हुबई चाइना में. एंड इट हैज़ रिजल्टेड इन एन ऑनगोइंग पैंडेमिक. और ये अभी तक चल रहा है, अभी तक ये पैंडेमिक डिजीज़ में है. तो ऑलमोस्ट 8 मंथ्स हो चुके हैं. तो अभी तक ये जो डिज़ीज़ है वो पैंडेमिक बनी हुई है बिकॉज अभी तक इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं आया है. तो इट वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन 2019 इन वुहान इन चाइना. सो नेक्स्ट लुक, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन ही यही है कि द फर्स्ट केस ऑफ नोवल कोरोना वायरस वॉज आइडेंटिफाइड इन. तो सबसे जो पहला केस था पूरे वर्ल्ड में वो कहाँ देखने को मिला था? तो द आंसर्स आर बीजिंग, शंघाई, वुहान एंड तियानजिन. तो ये सारी ही जो जगह है वो चाइना में है, बट अभी हमने देखा कि कहाँ है वो? वुहान, हुबई में. तो सबसे पहला केस जो है, तो यू हैव टू सी क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है. सबसे पहला केस वर्ल्ड का पूछा हुआ है, सबसे पहला केस इंडिया का पूछा हुआ है, या सबसे पहला केस आपकी खुद की स्टेट का पूछा हुआ है ना. तो उस हिसाब से आपको आंसर मार्क करना है, तो इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है. सो द आंसर इज़ वुहान, हुबई. तो द फर्स्ट केस वॉज आइडेंटिफाइड इन वुहान, चाइना. सो यू कैन सी, आप गूगल सर्च करोगे ना, आपको ऐसी बहुत सारी जो इमेजेस हैं वो देखने को मिलेंगी. ठीक है, तो जो वुहान को मार्क कर रही हैं चाइना की तरफ, तो ये बस आपको याद कराने के लिए था. तो यू हैव टू रिमेंबर, वो सारी जो स्टेट्स थी वो चाइना में ही थी. ठीक है, पर द आंसर इज़ वुहान. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस आर रिलेटेड टू कोरोना वायरस. तो अब देखिए, इसमें है मर्स है, सार्स है, बोथ ए एंड बी है, और नाइदर ए नॉर बी. तो सी या डी में से कोई होगा अगर ये एक है तो, है ना. तो अगर तो दोनों हैं तो द ऑप्शन इज सी, अगर दोनों ही नहीं है तो ऑप्शन इज डी. बट फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मर्स और सार्स क्या चीज़ हैं, इनका फुल फॉर्म नहीं दे रखा है. तो यू मस्ट नो कि मर्स और सार्स का फुल फॉर्म क्या है, ताकि आपको आंसर मार्क करने में आसानी रहे. तो मर्स जो है उसका MERS है ना, तो द फुल फॉर्म इज़ मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, है ना. और जो सार्स है उसका फुल फॉर्म है सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम. सो जो क्वेश्चन है वो ये बता रहा है कि कोरोना वायरस जो है वो कौन सी डिजीज़ में आगे फर्दर कॉज कर सकता है. अगर वो नॉर्मली जो सिम्टम्स है वो सिर्फ कोल्ड है, कफ है, लेकिन अगर ये सीरियस हो जाए तो ये रेस्पिरेटरी जो है उसको सप्रेस करके और भी इलनेस कॉज कर सकता है. तो वो मर्स, एक्चुअली ये जो है ना, ये एक सिंड्रोम क्या होता है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ डिजीज़, है ना, एक पर्टिकुलर डिजीज़ नहीं है. सिंड्रोम का मतलब है कि ऐसा जब एक चीज़ उसको अफेक्ट करे तो बहुत सारी डिजीज़ हो जाए. तो एक मर्स ग्रुप होता है, एक सार्स ग्रुप ऑफ डिजीज़ होता है. तो जो कोरोना वायरस है अगर वो ज़्यादा अफेक्ट करता है तो वो मर्स और सार्स जो है दोनों के ही ग्रुप ऑफ डिजीज़ को कॉज कर सकता है. सो द आंसर इज बोथ ए एंड बी. सो कोरोना वायरस में कॉज इलनेस फ्रॉम द common cold to more other serious diseases like Middle East respiratory syndrome and severe acute respiratory syndrome. Next is कि mild symptoms of coronavirus are. तो ये भी बहुत, जो गवर्नमेंट है इसके प्रति बहुत जागरूक है. प्रिवेंट कैसे करना है, सिम्टम्स कैसे आएंगे, आपको कैसे पता चलेगा. तो मोर और लेस जो है आप सिम्टम्स पढ़ेंगे तो उसमें से आपको देखते ही पता चल जाएगा. सो अगर हम माइल्ड सिम्टम्स की बात करें तो द ऑप्शंस आर फीवर, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या ऑल ऑफ द अबव. तो माइल्ड सिम्टम्स में बुखार आना, टेम्परेचर का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है दैट इज़ 37 डिग्री सेल्सियस, उससे ज़्यादा बढ़ जाना, खांसी आना. एंड थर्ड इज़ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कि सांस लेने में तकलीफ़ होना. वेरी इंपॉर्टेंट है ना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ.
या ऑल द अबव। तो क्या है इसके माइल्ड सिम्टम्स? वेरी इजी, आप ये डायग्राम देख सकते हैं कि अगर कोई जो व्यक्ति है, अगर किसी को कोरोना वायरस है तो क्या होगा, उसकी जो नाक है वो बहेगी, उसको स्नीजिंग होगी, है ना, ज़ुकाम होगा और उसको ड्राई कफ रहेगा। देन नेक्स्ट इज़ की हेडेक। तो ड्राई कफ रहेगा तो उसका गला भी क्या रहेगा, सूखा सूखा रहेगा, दर्द होगा तो देयर विल बी सोर थ्रोट, है ना, गले में प्रॉब्लम होगी। देन टायर्डनेस होगा, फीवर होगा, बॉडी एक होगा, उसको क्या लगेगा, भारीपन लगेगा, उसको सांस लेने में तकलीफ होगी, तो उसको ऐसा लगेगा जैसे बहुत ज़्यादा वजन रख दिया आपने चेस्ट में। सो द पर्सन वुड फील चेस्ट पेन। तो ये सारे माइल्ड सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स क्या चीज़ होती है, जो खुद को महसूस होती है, और साइन क्या चीज़ है, जो डॉक्टर हमसे पूछता है, डॉक्टर हमें पूछेगा कि ये जो डॉक्टर देखेगा, दैट आर साइंस। और सिम्टम्स हैं जो हमें खुद को फील होता है, पेशेंट को खुद को फील होता है। तो क्या क्या होगा, रनिंग नोज होगा, ड्राई कफ रहेगा, जो सोर थ्रोट रहेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ रहेगा, सांस लेने में दिक्कत आएगी। सांस लेने में दिक्कत आएगी तो क्या होगा, काम नहीं कर पाओगे प्रॉपरली, बहुत टायर्ड रहोगे, फीवर हो जाएगा, माइल्ड, ज़्यादा तेज़ फीवर नहीं, बट बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहेगा, ठीक है, टायर्डनेस रहेगी, काम करने का मन नहीं करेगा। एंड द नेक्स्ट वॉज कि चेस्ट पेन रहेगा, चेस्ट में काफ़ी भारी भारी फील होगा। सो पीपल इन्फेक्टेड विद कोरोना वायरस और 2019 कोरोना nCoV रिपोर्टेड विद माइल्ड सिम्टम्स, जिसमें कि फीवर, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। इसके अलावा क्या होगा, हेडेक, रनी नोज, सोर थ्रोट, और ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ अनवेल है, मतलब बॉडी के साथ कुछ ठीक नहीं है, तबीयत जो है वो ख़राब है, काम करने का मन नहीं होगा, टायर्डनेस फील होगा। तो ये सारे सिम्टम्स हैं कोरोना वायरस के। तो आप ये इमेज से भी देख सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी इमेजेस हैं जो गवर्नमेंट ने पब्लिश कर रखी हैं कि आपको क्या क्या फील होगा, आपको खुद से क्या महसूस होगा, है ना। सो विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर कोरोना वायरस गॉट इट्स नेम। तो कोरोना वायरस को अपना नाम कहाँ से मिला? तो वेरी इंटरेस्टिंग। तो क्या है इसमें ऑप्शंस कि ड्यू टू देयर क्राउन लाइक प्रोजेक्शंस, कि जो वायरस का स्ट्रक्चर है, जो वायरस का माइक्रोस्कोपिकली स्ट्रक्चर है, उसमें क्या है, आपको कुछ ऐसा प्रोजेक्शंस, कुछ बाहर की तरफ निकला हुआ है जो क्राउन की तरह लगता है। क्राउन मतलब जो आप क्राउन पहनते हैं ना, राजा रानी क्राउन पहनते हैं, उनमें से भी वो ऊपर प्रोजेक्शंस निकली हुई है। तो कुछ ऐसा है जो क्राउन की तरह कुछ प्रोजेक्शंस इसके सरफेस पे प्रेजेंट है। द सेकेंड वन इज़ कि वो प्रोजेक्शंस जो है लीफ लाइक है, यानी कि इस तरीके से बाहर निकल रही हैं। तो ये जब हम स्ट्रक्चर का डायग्राम देखेंगे आप तभी बता पाएंगे ना, इस तरीके से बाहर निकल रही है। नेक्स्ट इज़ कि उनका जो सरफेस स्ट्रक्चर है वो ब्रिक्स की तरह है, यानी कि इस तरीके से। ब्रिक्स का मतलब है ईंट, ईंट की तरह होता है ना, इस तरीके से है इनके सरफेस प्रोजेक्शन। और क्राउन लाइक का मतलब इस तरीके से, यू रिमेम्बर ना, क्राउन इस तरीके से होता है। तो इस तरीके की प्रोजेक्शंस है, या इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं है कि ये बस ऐसे ही नाम दे दिया है, ऐसा कोई प्रोजेक्शन है ही नहीं उसकी उस सरफेस पे, या किसी और शेप की अगर है भी तो। सो द आंसर इज कि इट हैज़ क्राउन लाइक प्रोजेक्शंस, है ना, क्राउन लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट है इसके ऊपर। आप ये सरफेस पे देख सकते हैं, आप देखिए ये इस तरीके से। तो ये ना ही लीफ लाइक है, ना ही ये ब्रिक लाइक है, तो प्रोजेक्शंस तो हैं इसमें विच आर क्राउन लाइक। सो ड्यू टू देयर क्राउन लाइक प्रोजेक्शंस ऑन देयर सरफेस कोरोना वायरस गेट इट्स नेम, क्योंकि कोरोना का लैटिन में मतलब होता है हेलो। हेलो मतलब जो खाली चीज़ होती है ना, हेलो और क्राउन। तो क्राउन जो है उसका लैटिन वर्ड होता है कोरोना, और इसी वजह से इसका नाम दिया गया है कोरोना वायरस, क्योंकि इसके जो सरफेस प्रोजेक्शंस हैं वो क्या हैं, क्राउन शेप के हैं। तो यू कैन सी दिस स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन, कांटे कांटे निकले हुए हैं, तो स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन है। और आपको पता है ये एक आरएनए वायरस है, तो इसके अंदर आपको आरएनए प्रोटीन देखने को मिलेगा। ये आउटर कवरिंग है, एनवेलप है इसका, वायरस की जो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन। तो ये जो अब ये स्पाइक लाइक ग्लाइकोप्रोटीन क्या है, एक्चुअल में कोरोना वायरस काम कैसे करता है। कोरोना वायरस लंग्स में आपका एक एंजाइम होता है, एस एंजाइम, है ना। तो एस एंजाइम का एक रिसेप्टर होता है जो लंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये क्या करेगा, वैसे उस रिसेप्टर पे एस एंजाइम को जाकर जुड़ना है अपना काम करने के लिए, लेकिन उस एस एंजाइम का स्ट्रक्चर और ये जो स्पाइक्स हैं, स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, सिमिलर है,
ठीक है। तो उस रिसेप्टर पे एस एंजाइम ना जुड़कर ये वायरस जुड़ जाता है। तो अब रिसेप्टर को क्या पता, रिसेप्टर ने तो स्ट्रक्चर देखा और जोड़ लिया इसको, तो जैसे ही रिसेप्टर के साथ जुड़ जाएगा वहाँ का गेटवे खुल जाएगा और क्या होगा, जो कोरोना वायरस है वो लंग में एंटर कर जाएगा। तो दिस वाज हाउ द कोरोना वायरस जो है वो लंग्स में एंटर करता है। तो वो जब उसका एंट्रीज भी है वो भी इन स्पाइक्स की वजह से ही है, और इसका जो नाम है कोरोना वो क्राउन की वजह से है, क्योंकि इस तरीके से ये राउंड शेप में होता है और इसके कांटे कांटे निकले हुए होते हैं सरफेस के ऊपर। तो क्राउन लाइक प्रोजेक्शंस की वजह से ही इसका नाम है कोरोना वायरस। What are the precautions that need to be taken to protect from the कोरोना वायरस? तो अब इसमें क्वेश्चन ये है, आपने ये तो देख लिया कि सिम्टम्स क्या क्या हैं, तो वही है ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, क्योंकि अभी तक तो कोई ट्रीटमेंट इसका आया नहीं है। तो इसमें क्या है कि कौन कौन सा ऐसा ऑप्शन हम लेकर चल सकते हैं जिससे कि आप प्रिवेंट कर सकें, यानी कि जिससे आप रोक सकें कि कोरोना वायरस जो है वो अफेक्ट हो ही ना, बॉडी में आए ही ना। सो द ऑप्शंस इज कि कवर योर नोज एंड माउथ व्हेन स्नीजिंग। तो कभी भी आप कफ कर रहे हैं या आप छींक रहे हैं, आपको स्नीज कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, हमेशा अपना जो मुंह है उसको ढक कर रखना है ना। वो ढक कर क्यों रखना है, ताकि जो ड्रॉपलेट्स हैं ना ही वो किसी ऑब्जेक्ट पे जाकर सेटल हो और ना ही वो जो ड्रॉपलेट्स हैं वो आपकी एयर में रहे। सो यू शुड कवर योर नोज एंड माउथ वाइल स्नीजिंग, ठीक है। देन नेक्स्ट इज कि ऐड मोर गार्लिक इनटू योर डाइट, कि आप गार्लिक इज लहसुन, कि अगर आप अपने खाने में डाइट में गार्लिक ऐड कर लें तो सही हो सकता है। नेक्स्ट इज कि विजिट योर डॉक्टर फॉर एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट, आप अपने डॉक्टर के पास जाके एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं, या आपको हर 1 घंटे में हाथ धोने हैं। नाउ आई विल टेल यू कि नोज़ और माउथ को तो आपको कवर करना ही है, लेकिन अब यहाँ अगर ये दिया होता कि आपको नोज़ और कवर को एक टिश्यू पेपर से करना है कवर, तो ये बेटर, तो ये ज़्यादा सही होता। सो कवर, तो नोज़ और माउथ कवर तो करना ही है, लेकिन ऐसे नहीं करना है, हाथ से नहीं करना है, क्योंकि फिर क्या होगा, वो ड्रॉपलेट्स फिर हाथ में आ जाएंगे और उसके बाद आप किसी भी चीज़ को हाथ लगाओगे या किसी के साथ भी हैंडशेक करोगे तो वो फिर ट्रांसमिट हो गया। तो आपको या तो ना एल्बो यूज़ करनी है ना हाथ यूज़ करना है, नो, यू हैव टू यूज़ अ टिश्यू। आपको एक टिश्यू पेपर यूज़ करना है, डिस्पोजेबल पेपर यूज़ करना है। अब उसके बाद उसको प्रॉपर डिस्पोज भी करना है, सिर्फ खुद को तो बचा लिया, लेकिन क्या करना है, उसको एक क्लोज्ड कंटेनर में जिसका ढक्कन बंद हो जाए, जो लिड वाला डस्टबिन है उसमें आपको उसको डिस्पोज करना है। नेक्स्ट चीज़ की ऐड मोर गार्लिक इनटू अ डाइट। सो गार्लिक जो है वो पर्टिकुलर नहीं है कि आपको कोरोना वायरस के लिए इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। सो व्हाट वाज है कि आपको बहुत सारे विटामिन, आपको डाइट हेल्दी लेनी है, क्योंकि डाइट का डायरेक्ट रोल नहीं है कोरोना वायरस के अगेंस्ट, लेकिन अगर आपकी डाइट प्रॉपर होगी तो आपकी बॉडी बेटर फंक्शन करेगी, एक्टिव रहेगी, इम्यून सिस्टम आपका सही रहेगा, तो अल्टीमेटली कोरोना वायरस के जो सिम्टम्स हैं उनको झेल पाएगी बॉडी। तो न्यूट्रिशन इज़ रिलेटेड टू कोरोना वायरस इनडायरेक्टली। तो न्यूट्रिशन में सब कुछ आ जाता है, आपकी जो बैलेंस डाइट है वो आती है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ गार्लिक खाओ, लहसुन खाई जाओ और क्या होगा, आपको कोरोना वायरस से प्रोटेक्शन मिलेगी, ऐसा नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज कि विजिट योर डॉक्टर फॉर एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट। अब विजिट योर डॉक्टर, तो 80% लोग तो खुद ही ठीक हो जाते हैं, हमने अभी देखा है, तो उसमें तो नहीं है ज़रूरत डॉक्टर के पास ऐसा फ्रीक्वेंटली जाने का, एंड दैट टू फॉर एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट। तो जब डिजीज़ वायरस है तो एंटीबायोटिक क्या करेगा, क्योंकि एंटीबायोटिक जो क्या है, किसके अगेंस्ट वर्क करता है, एंटीबायोटिक्स जो है वो दे वर्क अगेंस्ट बैक्टीरिया के खिलाफ काम करते हैं, है ना। तो वायरस के अगेंस्ट तो नहीं काम करेंगे। और इसके जो सिम्टम्स हैं माइल्ड, जो फीवर है या जो टायर्डनेस रहती है, तो वो क्या है, वो आप रेस्ट करेंगे वो तो भी ठीक हो जाएंगे। तो इसके लिए बार बार डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इसकी वॉश योर हैंड्स आफ्टर एवरी आवर। तो जो भी WHO की गाइडलाइन है उसमें लिखा है कि यू हैव टू वॉश योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली, ज़्यादातर वॉश करना है। स्पेसिफिकली जब आपने कोई भी सरफेस को टच किया, बाहर से आए हैं, है ना, आप बाहर से कोई सब्ज़ी लाए हैं, कोई फ्रूट लाए हैं, उसको टच किया है, या किसी ने आपको कोई नोट दिया है, करेंसी रुपी नोट दिया है तो उसको टच किया है, या डोर के हैंडल्स को टच किया, या कोई ऐसी चीज़ जिसको घर के भी सभी मेंबर्स टच करते हैं, सरफेसेस हैं, तो तब आपको हाथ धोने ही है। तो ऐसा नहीं है, ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है कि हर घंटे में हाथ धोने, इट इज़ जस्ट कि फ्रीक्वेंट आपको अपने हैंड्स को क्लीन रखना है, क्योंकि अगर आप कहीं ऐसी जगह टच करके आए हैं, अगर वायरस आपके हाथ में है तो आप उसको फेस पे लगाकर कहीं अपने अंदर ना ले लें। सो द करेक्ट आंसर इज़ ए, और ये और भी करेक्ट होता अगर यहाँ टिश्यू वगैरह लिखा हुआ होता कि आपको उसको कैसे यूज़ करना है।
So the precautions that need to be taken is cover your nose and mouth when sneezing. तो according to WHO, a person can take precaution by covering the nose and mouth while sneezing. इससे क्या है कि आप बहुत ज़्यादा रिस्क जो है वो घटा रहे हो किसी और को वायरस होने का वाया टिश्यू और एन एल्बो। मैंने आपको वही बताया कि आप ऐसे नहीं छीकेंगे, क्योंकि ऐसे करके आप फिर से किसी चीज़ को हाथ लगाएंगे तो उसका कोई पर्पस नहीं रह गया है। देन इमीडिएटली थ्रो द टिश्यू इनटू अ क्लोज डस्टबिन। जो ढक्कन वाला डस्टबिन होता है जिसके ऊपर लिड होता है, आप उससे उसको थ्रो कर दो तो आप उसको बचा सकते हो। सो हाउ कैन यू रिड्यूस द रिस्क ऑफ कोरोना वायरस इन्फेक्शन? नंबर 1 इज़ यू हैव टू वॉश योर हैंड्स रेगुलरली विद द सोप। तो ऐसा कोई टाइम पीरियड नहीं है कि 1 घंटे बाद ही करना। आप 1 घंटे में अगर 4 जगह हाथ लगाए तो 4 बार भी हाथ धो सकते हैं। सो यू हैव टू रेगुलरली, यू हैव टू कीप वॉशिंग योर हैंड्स विथ सोप। सोप से कर सकते हो, और अगर आपके पास अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र है तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो उससे आपको अपने हाथों को क्या करना है, डिसइंफेक्ट करना है। नाउ सेकेंड इज़ यू हैव टू कवर योर माउथ एंड नोज व्हेन कफिंग और स्नीजिंग। ये टिश्यू पेपर निकल रहा है ना, तो आपको टिश्यू पेपर से ढक के रखना है। और जो भी आप बाहर से खाना ला रहे हैं, स्पेशली इफ़ यू नो कि बैट्स में भी कोरोना वायरस के स्ट्रेन थे, तो स्पेशली नॉन वेज है ना, नॉन वेज है या एग्स है या कोई इन दैट केस वेजिटेबल्स भी है, उनको प्रॉपरली वॉश करना है, प्रॉपरली कुक करना है, उनको पूरा पकने देना है, ताकि जो वो हीट जब ज़्यादा होगी पकते टाइम तो वो वायरस जो है वो भी वहीं डेथ हो जाएगी उसकी, तो वो आप खाने के थ्रू ना ले लें। सेकेंड इज़ कि अगर किसी को फ्लू लाइक सिम्टम्स है, क्योंकि आपने देखा कि इसके सिम्टम्स कैसे थे, खांसी, ज़ुकाम, बुखार, तो ये तो नॉर्मली इस मौसम में होते ही हैं ये सिम्टम्स। तो अगर आपको चाहे उसको कोरोना वायरस है नहीं है वो हमें नहीं पता है ना, वो तो खुद भी ठीक हो जाएगा 14 दिन में, लेकिन तब तक क्या होगा, हम तो इफेक्ट हो जाएंगे ना, क्योंकि इंक्यूबेशन जो पीरियड है इसका वो कितना है, 2 to 14 डेज ही तो है हमारी बॉडी में। सो अगर आपको किसी पे भी वहम हो, किसी पे भी डाउट हो कि इसको सर्दी हो रही है, बुखार हो रही है, तो बेटर है उसके पास जाने से क्या है कि आप जो है उससे दूर ही रहें, ठीक है। जब वो रिकवर हो जाएगा तब तो खुद भी दूर रहना है, खुद की प्रोटेक्शन भी करनी है, और अगर खुद को सिम्टम्स हैं तो दूसरों की प्रोटेक्शन भी करनी है, तो खुद भी बचो औरों को भी बचाओ। नेक्स्ट इज़ कि जैसे अभी एनिमल में स्ट्रेन्स तो हैं ही, तो जो भी लोग एनिमल हैंडलर्स हैं, यानी कि जो पोल्ट्री फार्म हैंडलर हैं या जो कैटल्स के साथ डील करते हैं, उनको भी क्या करना है, प्रिकॉशनरी प्रॉपर स्टेप्स लेने हैं, प्रॉपर जो है हाइजीन को मेंटेन करके रखना है, सो दैट कि उनको एनिमल्स से भी वो कैच ना कर ले। सो मूल मंत्र यही है कि यू हैव टू मेंटेन प्रॉपर हाइजीन, और अपने जो कफ एटिकेट्स हैं उनको फॉलो करना है, ना गंदगी में जाओ ना गंदगी मचाओ, है ना। तो कोरोना वायरस चांस नहीं है, अपना सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो मेंटेन करो, और होम पे रहो, यू शुड स्टे एट होम, कि बिना बात के बाहर नहीं जाओगे तो लोगों से नहीं मिलोगे, मास गैदरिंग्स को अवॉइड करना है। नेक्स्ट इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग पीपल इज कोविड-19 मोर डेंजरस फॉर। तो जो कोरोना वायरस है वो तो सबको ही अफेक्ट कर रहा है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, लेकिन कौन सा एज ग्रुप है जिसके लिए जो कोविड-19 डिजीज़ है, जो कोरोना वायरस है, जिसको ज़्यादा पकड़ता है, जिसको ज़्यादा अगर उनको हो गया है उस पर्टिकुलरली लोगों को, तो क्या होगा, ज़्यादा डेंजरस होगा, ज़्यादा जो डैमेज उससे होने वाला है, जो सिम्टम्स उससे होने वाले हैं वो उनकी बॉडी को ज़्यादा अफेक्ट करेंगे। सो द आंसर इज़ कि फॉर चिल्ड्रन, यानी कि जो छोटे बच्चे हैं, बच्चे पर्टिकुलरली उनके लिए ज़्यादा दिक्कत है। द सेकेंड ऑप्शन इज़ कि ओल्डर पीपल, स्पेशली दोज एज 70 या अबव, या बहुत बूढ़े लोग हैं जो बिल्कुल या तो बेड रिडन हैं, है ना, या 70 साल से ऊपर की उम्र है उनके लिए। थर्ड इज़ पीपल विद एनी अंडरलाइन हेल्थ कंडीशन, या कुछ ऐसे लोग जिनको किसी भी तरीके की कोई भी बीमारी है तो वो लोग अफेक्टेड है। एंड डी इज़ यूरोपियन पीपल, तो पर्टिकुलरली ये कम्युनिटी के लोग हैं जो यूरोपियन पीपल है, उनमें ज़्यादा देखने को मिलती है कोविड-19, उनके लिए ज़्यादा डेंजरस है। सो द आंसर विल बी कि ओल्डर पीपल। तो आपने ये तो सुना ही है ना कि जो बच्चे हैं और जो बूढ़े हैं उनको हमें ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखना है, कि जो बहुत ही छोटे बच्चे हैं जिनको पता ही नहीं है, हाइजीन नहीं मेंटेन कर सकते, या जो फर्श पे चलते हैं इधर उधर हाथ लगाते हैं, तो उनको ज़्यादा ज़रूरत है केयर की। और जो ज़्यादा एज्ड पीपल हैं, क्योंकि उनको क्या हो सकता है, कोई डिजेनरेटिव अंडरलाइन कोई क्रोनिक इलनेस भी होती है, प्लस इस उम्र में आकर इम्यूनिटी वैसे भी काम नहीं करती है ओल्ड एज फैक्टर की वजह से, तो उनको केयर की ज़्यादा ज़रूरत है। एंड पीपल विद एनी अंडरलाइन हेल्थ कंडीशन, तो अगर यहाँ कोई हेल्थ कंडीशन मेंशन होती तो ये ऑप्शन सही होता
है ना, तो कोई क्रोनिक इलनेस मेंशन होती। लेकिन यहाँ क्या है, कोई भी, एनी का क्या मतलब है, कोई भी डिजीज़ है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि किसी को कोई भी डिजीज़ है तो उसको हो जाएगा, नो। तो प्रॉपर है कि किसी को कैंसर है, मतलब इम्यूनिटी को अफेक्ट करने वाली पहले से अगर कोई डिजीज़ है तो ही जो कोरोना वायरस है उसके चांसेस हैं होने के। नेक्स्ट इज़ यूरोपियन पीपल। तो ये तो बहुत ही गलत है, क्योंकि जो कोरोना वायरस है वो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ इसी कम्युनिटी में देखने को मिला है, नो, वो सब जगह फैला हुआ है ना, पैंडेमिक है, पूरी वर्ल्ड में फैला हुआ है। तो हम किसी कंट्री को या किसी कम्युनिटी को ऐसे टारगेट नहीं कर सकते कि इन्हीं लोगों में देखने को मिला है। सो आउट ऑफ दीज 4, ओल्डर पीपल जो है, स्पेशली जो 70 या 70 साल से ऊपर के हैं, वो लोगों को ज़्यादा प्रोन है कि कोरोना वायरस अफेक्ट कर सकता है। नाउ वाई? Most people's immune system will be able to fight the virus, and so COVID-19 won't make them seriously ill. तो जो एडल्ट हैं या जो मिडिल एज लोग हैं, जो हमारे एज के लोग हैं, ये तो ज़्यादा छोटे बच्चे नहीं हैं, उनका इम्यून सिस्टम जो है वो इतना कैपेबल होता है, इतनी ताकत रखता है कि जो भी वायरस है उससे जो सिम्टम्स आने वाले हैं उससे उनको माइल्ड सिम्टम्स तो आएंगे, थोड़ा बहुत उनको महसूस होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बिस्तर पकड़ लेंगे या उनको आईसीयू जाना पड़ेगा या हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। So however, it can be more dangerous for older people and people with existing health problems. तो जो एज में बड़े हैं या जिनको पहले से ही हेल्थ इश्यूज चल रही हैं बुढ़ापे में, उनके लिए ये ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा क्या करता है, अब किसी को पहले से ही अस्थमा है, उसको ऊपर से कोरोना वायरस भी अफेक्ट कर देगा लंग्स में, तो क्या बचेगा, वो कैसे सांस लेगा, है ना। तो कोई भी लंग की प्रॉब्लम है या कोई भी हार्ट की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, कैंसर है, कोई रीनल फेलियर का केस है, तो उनमें ज़्यादा रिस्क है। पीपल विद अ रिड्यूस्ड इम्यून रिस्पॉन्स कैन बी मोर एट रिस्क। दिस इंक्लूड्स पीपल हैविंग कीमोथेरेपी फॉर कैंसर और दोज विद अनट्रीटेड HIV। तो जिनका HIV ट्रीट नहीं हुआ है या कोई किसी भी कैंसर का जो कीमोथेरेपी ले रहे हैं, तो उनमें क्या होता है, इम्यूनिटी पहले से ही वीक होता है, तो वो लोग भी रिस्क पे हैं। नेक्स्ट इज़ कि COVID-19 इज़ नॉर्मली नॉट वेरी सीरियस इन चिल्ड्रन एंड डजेंट अफेक्ट पीपल डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन वेयर दे लिव इन द वर्ल्ड और देयर रेस। तो ये तो हमें पता ही है कि जहाँ लोग रहने वाले लोग होता तो ये पैंडेमिक थोड़ी होता, फिर तो ये एपिडेमिक होता है ना। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई वर्ल्ड में कौन से पार्ट से है या कौन सी कंट्री से है, जो कोरोना वायरस है उसने हर तरह के लोगों को अफेक्ट किया है, स्पेशली कि चिल्ड्रन में सीरियस है लेकिन एल्डरली से ज़्यादा नहीं, है ना। तो बच्चों को जो है, बहुत जो छोटे बच्चे हैं, जो बिल्कुल गोदी वाले बच्चे हैं, वो थोड़े से जो है हो सकते हैं सीरियसली बीमार, लेकिन जो नॉर्मल एज के बच्चे हैं या जो मिडिल एज के एडल्ट्स हैं, उनमें ऐसी कोई भी सीरियस प्रॉब्लम नहीं आती, माइल्ड सिम्टम्स ज़रूर देखने को मिलते हैं। नाउ यू कैन सी दिस डायग्राम, ओल्ड लेडी है, एक ओल्ड मैन है। सो उनको, इनके लिए आप कैसे कर सकते हो, आप जो एज पीपल हैं उनको कैसे कर सकते हो कि वो अवॉइड करें। सो द फर्स्ट इज़ कि स्टे एट होम एंड अवॉइड मीटिंग विजिटर्स। कि आपने कहना है, चाहे बच्चे हैं छोटे, खुद भी, लेकिन इनका ज़्यादा ध्यान रखना है, जो ओल्ड हैं आपके घर में उनका ज़्यादा ध्यान रखना है। तो उनको क्या है, घर पे ही रहना है, लोगों से नहीं मिलना है, बाहर के लोगों से अवॉइड करना है, जितना कम हो सके उतना कम बाहर जाना है और बाहर मिलना है। वॉश योर हैंड्स एंड फेस एट रेगुलर इंटरवल्स विद सोप एंड वाटर। तो चीज़ें वही हैं जो हमें भी करनी है, लेकिन इनको ज़्यादा एहतियात बरतनी है, ज़्यादा ध्यान रखना है। सो दे हैव टू फ्रीक्वेंटली वॉश देयर हैंड्स एंड फेस विद रेगुलर सोप एंड वाटर। नेक्स्ट इज़ कि स्नीज एंड कफ आइदर इनटू योर एल्बो और इनटू योर हैंकरचीफ। तो हैंकरचीफ से भी ज़्यादा है टिश्यू, क्योंकि हैंकरचीफ भी देन यू विल वॉश इट, है ना। तो आप उसको वॉश करोगे, फिर वो दोबारा यूज़ करोगे। तो डिस्पोजेबल चीज़ें अगर आप यूज़ करेंगे तो यू हैव टू डिस्पोज, लेकिन उनको डिस्पोज भी प्रॉपरली करना है, ऐसे नहीं है इधर उधर फेंक देना है, क्योंकि कोई और कैच कर लेगा, तो वो पर्पस ही ख़त्म हो जाता है आइसोलेशन वाला। तो चीज़ें वही हैं जो प्रिवेंट, हमें भी इन चीज़ों का ध्यान रखना है। लेकिन अगर आपके घर में कोई एल्डरली पीपल हैं जो 70 ईयर्स से अबव हैं, जिनकी एज जो है तो 70 साल से ज़्यादा है, तो उनका आपने एक्स्ट्रा केयर उनको देना है, एक्स्ट्रा ध्यान रखना है, उनकी डाइट का प्रॉपर ध्यान रखना है, उनके न्यूट्रिशन का प्रॉपर ध्यान रखना है कि वो एक बैलेंस्ड डाइट ले रहे हो। सो दीज वर द क्वेश्चंस, जो एक जनरल क्वेश्चंस हैं, जनरल ओवरव्यू था कि क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
तो सिम्टम्स से रिलेटेड, जो उसके प्रिवेंशन मेजरमेंट से रिलेटेड, कहाँ से शुरू हुआ और कितनी कंट्रीज़ में है, इसको पैंडेमिक क्यों बोलते हैं, है ना। तो ये तो था इंट्रोडक्टरी पार्ट में से जो है, जो सिम्टोमोलॉजी के पार्ट से है, तो ये क्वेश्चंस है। इसके अलावा आपको वायरस के स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, या जो पीपीई किट, वेरी इंपॉर्टेंट, आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स पहनते हैं, जो नर्सेज, जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, तो उस तरीके से, या जो कॉप्स है, यानी कि जो डेथ हुई है इनकी वजह से, कोरोना की वजह से, उसको कैसे वो डिस्पोज करते हैं बॉडी को, तो क्या रूल्स हैं। तो ये पर्टिकुलरली रूल्स जो है वो आपको स्टेप बाय स्टेप पता होना चाहिए। ये हम जब नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस इसके पास, जो इस वीडियो का पार्ट 2 है जिसमें आपको आगे के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, उस क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशंस में आपको समझाया जाएगा कि आप कैसे डिसइंफेक्ट कर सकते हैं, कि अगर अब कोरोना हो गया है तो एक हॉस्पिटल में क्या एनवायरनमेंट रहता है, तो वो ओवरव्यू दिया जाएगा कि कैसे रहता है, आपको कैसे उसको ट्रीट करना है, कैसे बेसिकली मैनेज करना है उसको, मेडिकली कैसे मैनेज करना है। और अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स तो चल ही रहे हैं, बट अभी कोई ऐसा ठोस कोई डेफिनेट ट्रीटमेंट नहीं आया है। तो इसीलिए ट्रीटमेंट नहीं आने की वजह से इसकी प्रिवेंशन की तरफ ध्यान देना है। तो यू शुड, जो WHO की गाइडलाइंस हैं, आप उसको एक बार पढ़ लीजिए, आप एक बार उसको थरो कर लीजिए। उसके बाद इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इट वुड नॉट बी हार्ड कि आप उसको मार्क कर सकें। तो जो प्रॉपर गाइडलाइंस इशू करती है गवर्नमेंट, तो यू शुड स्टे इन टच, कि आप न्यूज़पेपर भी पढ़ें, आप उसके बाद जो न्यूज़ आती हैं वो भी पढ़ें, या आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, तो यू शुड बी अवेयर। क्योंकि अभी क्या चल रहा है, हर दिन कोई नई चीज़ सामने आती है कोरोना वायरस की वजह के रिगार्डिंग। तो यू शुड बी अवेयर कि क्या बात चल रही है, कौन सी मेडिसिन है जो अभी चल रही है, या जो डेटा है वो क्या कहता है, पहला पेशेंट कहाँ था, पहला पेशेंट कौन सा रिकवर हुआ, कौन से एरिया में रिकवर हुआ। तो ये कुछ ऐसे स्टैटिस्टिक्स हैं जो आपको अप टू डेट रखने हैं। तो ये अपग्रेड आप कैसे कर सकते हैं, वीडियो तो आज हमने बताई, तो कोरोना वायरस तो आगे भी चलने वाला है ना। सो आपको अपना जो रेगुलर इसके बारे में जो है वो अप टू डेट रहना है कि क्या चल रहा है, क्योंकि क्वेश्चन जो है जब आपका पेपर होगा वो तो कहीं से भी आ सकता है ना। तो हम तो पूरी कोशिश कर ही रहे हैं कि आपको किस तरीके से पढ़ाया जाए कि सारा उसमें कवर हो जाए, बट आपको खुद से भी ये कोशिश करनी है कि आप किसी भी मीडिया के थ्रू आप जो है इसके टच में रहें, इस जो डिज़ीज़ के टच में रहें। कोई नई चीज़ आ रही है, कोई नया सिम्टम आ रहा है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं भी क्या नई चीज़ है, उस तरीके से। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो ये कुछ सेट्स ऑफ क्वेश्चन ही थे, तो हम इसके बाद और क्वेश्चंस लेकर आएंगे आपके करंट टॉपिक के बारे में, क्योंकि इट इज़ होपफुल कि ये आएगा ही आएगा। तो जो कर्फ्यूज़ हुए हैं या जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं, क्या उनकी डेट्स हैं, तो वो सब लेकर हम अगली वीडियो में आएंगे। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब करें, नीचे बेल आइकन दिया गया है, काइंडली उसको प्रेस करें एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और आगे की वीडियोज़ जो है उसको देखते रहें। थैंक यू।